A small square loop of wire of side small l is placed inside a large square loop of side capital L. और ब्रैकेट में कंडीशन दी है कि कैपिटल L इज ग्रेटर देन स्मॉल l. तो दो स्क्वायर लूप है बेटा, एक छोटी स्क्वायर लूप और एक बड़ी स्क्वायर लूप. इफ द लूप्स आर कोप्लेनर एंड देयर सेंटर्स कोइंसाइड, दोनों लूप एक दूसरे को कोप्लेनर है मतलब एक ही प्लेन में है और उनके सेंटर्स कोइंसाइड करते मतलब दोनों के सेंटर सेम हैं, तो द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. तो जो म्यूचुअल इंडक्शन जो पूछा है बेटा वो क्या रहेगा ये हमें बोला गया. तो पहले फिगर पहले समझ लो बेटा बाबू. तो ये कैसी है स्क्वायर लूप है दिस, इसकी लेंथ जो दी है वो हमें L दी है, यस. और एक बड़ी स्क्वायर लूप है उसकी लेंथ कैपिटल L है. तो हमें बोला गया है कि ये छोटे लूप को बड़े लूप के अंदर रखा है, यस. दोनों कोप्लेनर है मतलब एक ही प्लेन में है और दोनों का सेंटर सेम है मतलब अंदर वाली जो स्क्वायर लूप है उसका सेंटर और बाहर वाली जो स्क्वायर लूप है उसका सेंटर सेम है. और जो टर्न्स है इस कॉइल के जो भी टर्न्स वो हम N1 लेंगे और बाहर वाली जो लूप है उसके टर्न्स N2 लेंगे, यस. तो हमें पूछा है कि भाई ये पहली कॉइल, ये अंदर की हम इसको प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, P. बाहर वाली जो है इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे. तो जब दो कॉइल्स एक दूसरे के पास रहती है तो प्राइमरी में से हम करंट पास करते हैं. प्राइमरी से करंट पास किया, प्राइमरी से करंट पास किया, ये प्राइमरी. तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होते हैं 5P यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी. प्राइमरी के मैग्नेटिक फ्लक्स ये सेकेंडरी में फिर ट्रांसफ़र होते तो 5S यानी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी. इसलिए सेकेंडरी में बेटा EMF तैयार होता है. क्या तैयार होता है सेकेंडरी में? सेकेंडरी में EMF तैयार होता है, ES. ये ऑलरेडी हमने थ्योरी पार्ट में देखा है. तो यहाँ जो हमें पूछा है कि भाई दो कॉइल है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, तो जाहिर सी बात है उसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा. एक अकेली कॉइल रही उसमें से करंट पास किया तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होता है. तो ये हो गया सेल्फ इंडक्शन ये प्रोसेस. लेकिन एक कॉइल और उसके साथ दूसरी कॉइल रखी तो उसमें से पहले प्राइमरी कॉइल में से करंट पास किया तो प्राइमरी में मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होती है. वो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर ये सेकेंडरी उसके पास रखी है तो उसके पास ऑन होते हैं. ये प्रोसेस यानी म्यूचुअल इंडक्शन. और इस म्यूचुअल इंडक्शन का एक कांस्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर दूसरा नाम मैंने बताया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. और वो कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं. तो कैपिटल M यानी जो नाम ऑलरेडी मैंने बताया इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ये नाम, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन इस प्रोसेस का कांस्टेंट यानी कोएफिशिएंट. तो इस केस में बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला दिमाग में रखिए. एंड दैट फॉर्मूला इज ये होता है बेटा μ0 2√2. पहले μ0 क्या है आपको मालूम है? μ0 यानी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी.
यानी परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो ये म्यू 0 2√2 ये कांस्टेंट अपॉन पाई, तो म्यू 0 भी कांस्टेंट, 2√2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट। यस, उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा ये n1 इंटू n2, n1 यानी प्राइमरी के टर्न्स की संख्या n1, n2 यानी सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या, इनटू ये प्राइमरी जो है बेटा उसकी लेंथ स्मॉल l का स्क्वायर अपॉन सेकेंडरी जो है उसकी लेंथ कैपिटल L। तो बताओ आप पूरा फॉर्मूला यम का इस केस के लिए क्या है, एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। बोलो बरा क्या फार्मूला मिला फिर हमें, यम इक्वल टू म्यू 0 2√2 अपॉन पाई n1 n2 इंटू L स्क्वायर अपॉन कैपिटल L। ये L यानी स्मॉल l यानी प्राइमरी कॉइल की लेंथ और कैपिटल L यानी सेकेंडरी कॉइल की लेंथ, ये फॉर्मूला हुआ। लेकिन इसमें बेटा ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है। सर कैसे कांस्टेंट है, 2 तो नंबर है इसलिए कांस्टेंट, √2 भी नंबर है इसलिए कांस्टेंट, पाई भी 3.14 नंबर है इसलिए कांस्टेंट, म्यू 0 भी बेटा ये कांस्टेंट, म्यू 0 भी कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं मैंने अभी आपको बताया, ये साइड वर्क में मेंशन भी करके रखता हूँ। तो म्यू 0 इक्वल टू ये होता है, क्या बताया अभी मैंने, बताओ, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी यानी ही परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम की परमेबिलिटी, एयर या वैक्यूम की परमेबिलिटी। क्लियर, यस। इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई है, क्या होती है इसकी वैल्यू बताओ, म्यू 0 इक्वल टू क्या होता है, यस 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये म्यू 0 की वैल्यू है। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए देयरफॉर ये जो यम है, यम का रिलेशन इसके साथ, तो ये आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाई L। तो ये हमें मिला आंसर। अब आप ऑप्शन बताइए वहाँ से कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन बोलो जल्दी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, राइट ऑप्शन जो भी है ABCD में से जो बी, यस। तो राइट ऑप्शन जो बी है, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, क्या बोलिए, तो क्या है फार्मूला फिर से बोलो जल्दी, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जब का इस केस के 0 2√2 अपॉन पाई n1 n2 और ये L स्क्वायर बाय कैपिटल L। मैं n1 और n2 की भी वैल्यू मेंशन कर देता हूँ, n1 और n2। तो n1 यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल और n2 यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। यस, क्लियर बाबू, बोलो यस, यस। द आउटपुट पावर इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज इन प्रैक्टिस इज, आउटपुट पावर जो है ट्रांसफॉर्मर में ये क्या होता है, ABCD ऑप्शन दी है, राइट ऑप्शन इज सी, लेस देन द इनपुट पावर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर ये डिवाइस, उसकी एफिशिएंसी, कार्यक्षमता इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या रहती है, लेस देन 1 रहती है। तो एफिशिएंसी अगर लेस देन 1 रहती है तो आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से क्या रहेगा, लेस रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से कि आउटपुट पावर ये लेस देन द इनपुट पावर, कैसे मैं समझा के बताता हूँ, ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में मैंने बताया है कि एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू P आउटपुट अपॉन P इनपुट।
यानी ही पी ओ अपॉन पी आई, पी ओ यानी आउटपुट पावर, पी आई यानी इनपुट पावर। आउटपुट पावर ये हमेशा सेकेंडरी का होता है और इनपुट पावर ये प्राइमरी का होता है। मैंने बताया आपको कि ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल और ये वो आयरन कोर, आयरन कोर। तो ये जो अरेंजमेंट है ये है ट्रांसफॉर्मर। तो पीओ आउटपुट पावर यानी ये सेकेंडरी का पावर, सेकेंडरी का पावर ईएस, और इनपुट पावर यानी ये प्राइमरी का पावर, ये वोल्टेज ईएस यानी सेकेंडरी का ईएमएफ यानी वोल्टेज, आईएस यानी सेकेंडरी का करंट, ये आईपी यानी प्राइमरी का करंट। तो पीओ आउटपुट पावर यानी ही पीएस सेकेंडरी का पावर, पीआई इनपुट पावर यानी ही प्राइमरी का पावर, प्राइमरी का पावर। यस, तो यहाँ से जो हम प्राइमरी से ये जो वोल्टेज लगाते हैं ये एसी सोर्स होता है, वो आपको मालूम है, और यहाँ पे हमें वो आउटपुट पावर मिलता है, पीएस यहाँ से मिलता है और पीपी हम यहाँ से लगाते हैं। यस, तो बाबू एफिशिएंसी अगर आपको मालूम है लेस देन 1 रहती है तो आउटपुट जो है यहाँ पे मतलब ये सेकेंडरी का पावर, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला, ये एफिशिएंसी का फार्मूला। अब एफिशिएंसी जो है वो लेस देन 1 रहती है, क्या रहती है, लेस देन 1 रहती है। तो ये एफिशिएंसी जो है वो 1 से क्या रहती है, लेस, क्या रहती है, 1 से लेस रहती है। तो एफिशिएंसी इज लेस देन 1, एफिशिएंसी इज लेस देन 1, यस लेस देन 1। तो अगर ये लेस देन 1 है तो ये जो सेकेंडरी का पावर है इसने ये लेस होना चाहिए और प्राइमरी के पावर ने बड़ा होना चाहिए, है या ना। तो देयरफॉर पीएस इज लेस देन पीपी, सेकेंडरी का पावर ये लेस होना चाहिए, लेस यानी उसकी तरफ एक एंड और जो ग्रेटर है उसके तरफ 2 एंड। तो पीएस सेकेंडरी का पावर इज लेस देन प्राइमरी का पावर। तो ये आंसर, तो कौन सी ऑप्शन है बोलो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बाबू, बोलिए यस यस। तो व्हाट इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या इंक्रीज होता है। ऑप्शन दिए ए बी सी डी, राइट ऑप्शन है बी करंट। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में करंट इंक्रीज होता है। कैसे, ट्रांसफॉर्मर है बेटा स्टेप डाउन, तो देखो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में मैंने आपको बताया कि प्राइमरी की जो टर्न्स होती है ये ज़्यादा रहती है, मतलब एनपी ज़्यादा रहती है, और सेकेंडरी की टर्न्स ये कम रहती है, सेकेंडरी की टर्न्स कम रहती है, एन एस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कम। तो एनपी ज़्यादा और एन एस कम, जिधर ज़्यादा है वो 2 एंड, जिधर छोटा है वो 1 एंड। यस, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज कम करना होता है। तो प्राइमरी का वोल्टेज तो ईपी, ईपी वोल्टेज यानी ईएमएफ, ईपी यानी ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, ईएस यानी ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी। तो यहाँ ईपी जो है ये ज़्यादा और ईएस ये कम, तो ईपी इज ग्रेटर देन ईएस। तो मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बताया है, क्या फार्मूला बताया है, तो थ्योरी पार्ट में मैंने बताया ईएस बाय ईपी यानी सेकेंडरी का ईएमएफ अपॉन प्राइमरी का ईएमएफ इक्वल टू एनएस बाय एनपी,
मतलब जो ईएमएफ के साथ होता है वही टर्न्स के साथ होता है। तो सेकेंडरी का ईएमएफ तो सेकेंडरी के टर्न्स, प्राइमरी का ईएमएफ मतलब प्राइमरी के टर्न्स, मतलब ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन करंट के इसमें उल्टा होता है, ES बाई EP, तो यहाँ आता है IP बाय IS। अगर सेकेंडरी का ईएमएफ तो यहाँ प्राइमरी का करंट, प्राइमरी का ईएमएफ तो सेकेंडरी का करंट। तो एक्चुअली 1 2 3 ये एक फार्मूला आपको दिख रहा है, लेकिन बेसिकली 3 फार्मूले हैं। एक वाला एक ये हो गया बेटा दिस, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ES बाई EP इक्वल टू IP बाय IS, ES बाई EP इक्वल टू IP बाय IS। मतलब इधर सेकेंडरी का ईएमएफ अपॉन प्राइमरी का ईएमएफ इक्वल टू इधर प्राइमरी का करंट अपॉन सेकेंडरी का करंट। तो भाई जाहिर सी बात है ना, जो ईएमएफ के साथ होता है उल्टा यहाँ करंट के साथ होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो भाई प्राइमरी की टर्न्स ज़्यादा सेकेंडरी की कम, ये तो स्पष्ट है। उसी प्रकार से प्राइमरी का ईएमएफ ज़्यादा लेकिन का ईएमएफ कम। ये ईएमएफ प्राइमरी का जो यहाँ से हम सप्लाई करते हैं ये एसी के रूप में, और सेकेंडरी का ईएमएफ ये हम यहाँ पे मिलाते हैं। यस सर। अरे तो एनपी ग्रेटर देन एनएस, हाँ सर, ईपी ग्रेटर देन ईएस, और करंट के साथ उल्टा होता है। देयरफॉर आईपी इज लेस देन आईएस, कि प्राइमरी का करंट इज लेस देन सेकेंडरी का करंट। क्लियर क्या? प्राइमरी का करंट इज लेस देन सेकेंडरी का करंट। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी का जो करंट है ये IS प्रॉपरली लिख लेता हूँ, तो IS ये ग्रेटर है और IP ये लेस है, यानी सेकेंडरी का करंट, ये सेकेंडरी का करंट IS, ये प्राइमरी के करंट IP से ज़्यादा होता है। तो भाई करंट इंक्रीज हुआ ना, तो वही पूछा ना आपको कि भाई स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये आयरन कोर, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो इस ट्रांसफॉर्मर में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी का करंट कम, सेकेंडरी का करंट ज़्यादा, मतलब करंट इंक्रीज हुआ। हाँ सर, अगर यही स्टेप डाउन के जगह स्टेप अप बोला होता तो ये पूरी कहानी उल्टी हुई होती, पूरी कहानी उल्टी हुई होती। क्या हुआ होता फिर? ये स्टेप डाउन के लिए रे, हाँ, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यही अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता, तो बिल्कुल ये तीनों का उलट, तो एनपी ये लेस होता एनएस से, ईपी ये लेस होता ईएस से, और आईपी ये ग्रेटर होता आईएस से। लेकिन हमें पूछा क्या गया है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो आंसर जो हमें पूछा है वो ये, सेकेंडरी का करंट प्राइमरी के करंट से ज़्यादा। तो कौन सा ऑप्शन रे बाबू? ऑप्शन बोलो, बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या? यस यस। A transformer is used to light 100 watt and 110 volt lamp from 220 volt mains। ये जो मेंस होता है इसको ऑलवेज प्राइमरी समझना, और जो आपको लाइट, ए ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू लाइट 100 वाट, 100 वाट ये पावर है सेकेंडरी का, और 110 वोल्ट ये ईएमएफ है सेकेंडरी का, 220 वोल्ट ये मेंस का वोल्टेज यानी प्राइमरी का वोल्टेज। इफ द मेन करंट इज 0.5 एम्पियर, मेन करंट यानी प्राइमरी का करंट 0.5 एम्पियर, तो द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज, उस ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कितनी? हाँ, तो हमें फाइंड करना है। तो बरोबर ध्यान दो,
फिर से ट्रांसफॉर्मर दिया है, तो ट्रांसफॉर्मर की ये प्राइमरी कॉइल और ये रे बाबू सेकेंडरी कॉइल और ये आयरन कोर। यस, तो ये बेटा ये जो हो गया ये ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी ये ईटा इक्वल टू, मैंने आपको बताया, P आउटपुट अपॉन P इनपुट, यानी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, सादी भाषा में PO अपॉन PI, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर यानी ही सेकेंडरी का पावर, इनपुट पावर यानी प्राइमरी का पावर, पावर यानी ही वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज यानी EMF और करंट इसका प्रोडक्ट। तो PS यानी ES इंटू IS, PP यानी EP इंटू IP। यस, लेकिन अभी ऑलरेडी आपको सेकेंडरी का पावर दिया है, डायरेक्टली PS दिया है, तो काय को ES IS लिखने की ज़रूरत नहीं, वो वैसे ही रहेगा। तो ये साइड वर्क यानी जो हमें डाटा दिया है वो मेंशन कर लेते हैं। तो बताओ पावर सेकेंडरी का कितना दिया है रे बाबा वो वैट में, तो आप बोलेंगे सर 100 दिया है, 100 वैट, वैट W लिख सकते हैं या पूरा वैट लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट। और आपको साथ में क्या दिया है, सेकेंडरी का EMF दिया है, कितना दिया है रे बाबू ज़रा बताओ प्रॉब्लम से। तो आप बोलेंगे सर 110 वोल्ट, यस 110 वोल्ट, तो ये V या पूरा वोल्ट लिख सकते हैं। और ये जो आपको मेंस यानी प्राइमरी रे बाबू रे, हाँ मेंस यानी प्राइमरी, तो प्राइमरी का EMF आपको दिया है 220 वोल्ट, यस। और प्राइमरी का करंट IP ये दिया है 0.5 एम्पियर, यस। अरे तो PS दिया है, EP दिया है, IP दिया है, अच्छा ये तो है ही। अब आंसर आप ऑप्शन देखेंगे, अगर वो परसेंटेज में है, परसेंटेज में नहीं है तो दिस, और अगर परसेंटेज में तो कोई बात नहीं, इसको सिर्फ 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 100% से मल्टीप्लाई, अगर परसेंटेज में आंसर है तो, परसेंटेज में नहीं है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यस सर, तो PS यानी ये 100 अपॉन EP यानी 220, IP यानी 0.5 और ये 100%। तो ये 100 और 220 का 0.5 यानी आधा, 220 का आधा होता है 110 और ये 100%। देखो फिर रे बाबू, 10 कैंसल, तो ये आ गया 10/11 और ये 100%। 10/11 यानी होता है बेटा 0.9 और ये 100%, 0.9 इंटू 100 यानी 90%। ये आ गई एफिशिएंसी, ये आंसर। और आप मुझे वहाँ से ऑप्शन बताएंगे एंड दैट ऑप्शन इज बी। सो बी इज द राइट आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन, मैंने बताया अगर परसेंटेज में आंसर दिया तो 100% लिखना है, परसेंटेज में अगर वो ऑप्शंस नहीं दी गई ABCD तो फिर 100% लिखने की ज़रूरत नहीं। ये टेक्निक साधी। क्लियर रे बाबू, बोलिए यस यस।